हाय गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। और हम यहाँ पे रोतवारी, महलबारी एंड परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस और जितने भी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट हैं ब्रिटिश पॉलिसी के, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्पेशली ड्रेन ऑफ वेल्थ, होम चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए मिल जाएगी यहाँ पे। प्लस साथ ही साथ इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि होम चार्जेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, तो होम चार्जेस में क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, मतलब होम चार्जेस किन किन चीज़ों को मिलके बनता है होम चार्जेस। तो होम चार्जेस का मतलब यहाँ पे होम मेरा होम नहीं है, यहाँ पे होम की बात हो रही है ब्रिटेन। यहाँ पे होम का मतलब है ब्रिटेन। वहाँ पे जो चार्जेस, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ब्रिटेन में, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ब्रिटेन में, जो भी पैसा जा रहा है, ठीक है, ब्रिटेन में जो भी पैसा जा रहा है, जो भी एक्सपेंसेस उसके लिए लग रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा मेरे भारत में हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहाँ पे इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया ऑफिस करके क्रिएट हो रखा है लंदन में। इंडिया ऑफिस क्रिएट हो रखा है लंदन में। उसका पैसा जो है वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, उसका मतलब उसका प्रॉफिट मुझे तो मिलना चाहिए ना, एज ए इंडियन मुझे कुछ मिलना चाहिए उसका फ़ायदा। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा उसका पैसा। उसके एक्सपेंसेस, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो लंदन में बैठे हुए हैं उनकी सैलरी, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी, जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जिनको सैलरी मिल रही है, चलो जब तक भारत में है तब तक ठीक है, जो पेंशन ले रहे हैं वो, ठीक है, जो सैलरी और पेंशन ले रहे हैं वो कहाँ भेज रहे हैं? दे आर सेंडिंग टू ब्रिटेन। भारत में तो कुछ काम नहीं, भारत में तो रख नहीं रहे वो लोग। लेकिन उसी के बजाय अगर एक इंडियन सोल्जर है, उसको पैसा दोगे तो भारत में यूज़ करेगा वो, ठीक है, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वो। लेकिन ब्रिटिश वाला भारत की इकोनॉमी के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पेंशन, ग्रेचुटी, इंटरेस्ट, जैसे कि कुछ किसी कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, रेलवे बिल्ड करने के लिए लोन लिया है, तो उसको तुम्हें रीपे भी तो करना है उस लोन को। तो उसके ऊपर जो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो 8%, 10%, जो परसेंट भी इंटरेस्ट दे रहे हो ना, तो वो सब क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ द होम चार्जेस। वो पैसा जो तुम ब्रिटेन भेज रहे हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, भले वो कंपनी को दे रहे हो किसी भी तरीके से, इफ यू आर सेंडिंग टू ब्रिटेन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द दिस। ओके, होपफुली आपको समझ में आई होगी। जो भी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप कर रहे हो ब्रिटेन में, ठीक है, विच इज पेबल फ्रॉम द इंडिया, जो इंडिया से पे किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाला हटा दीजिए, बिकॉज वॉर से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आउटसाइड इंडिया में उन्होंने जो वॉर किया था नेपाल के साथ, उन्होंने जो टेरिटरी कब्जाई थी, कुमाऊं, हिमाचल वाला पार्ट, वो आज भी इंडिया के पास है, ठीक है। तो उस चीज़ों को यहाँ पे कवर नहीं किया जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड इज अ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन हियर। ओके, और बाकी जो भी आपको समझाया मैंने वो सब यहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगा। आपको मैं शेयर कर दूंगा PDF, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है? तो एवरीबॉडी नो दादा भाई नौरोजी। मैंने एक सेपरेट वीडियो दादा भाई नौरोजी के ऊपर भी बना रखा है कि उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया था, उसको प्लीज़ वॉच करिए, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या क्या है। ओके, एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं, ओके, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हमको यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, क्योंकि जो भी यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट है ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में लाके डंप कर दे रहे हैं उसको सस्ते दामों पे, जिससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है? इंपीरियल फोर्सेस, इंपीरियल कौन है यहाँ पे? ब्रिटेन है। तो उनको क्या दिया जा रहा है? उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। किस मामले में उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है? ट्रेड के मामले में, ठीक है। जब वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जब कोई भी सामान वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, अपने ही देश से कर रहे हैं इंपोर्ट, अगर ब्रिटेन से ही भारत में ला रहे हैं तो उनके ऊपर चार्जेस बहुत कम लग रहे हैं। तो स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया, ठीक है,
ब्रिटिश जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर बहुत कम चार्जेस लग रहा है, जिससे वो सस्ते दामों में, जैसे मान के चलिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, अगर एक शर्ट का दाम 100 रुपया है, भारत में बने हुए शर्ट का दाम 100 रुपया है, तो बाहर से जो शर्ट आ रहा है डेनिम का, जो भी आ रहा है शर्ट, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि भले वो 50 रुपए का क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर हम इतना टैक्स लगाएं कि वो 150 का हो जाए, ठीक है, नहीं तो 200 का हो जाए। करती है ना गवर्नमेंट ऐसा, जिससे मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट बिके, क्योंकि भारत का ही बना हुआ है, भारत वाले आदमी का फायदा होगा। लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस क्या करती थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता था भारत में बैठे बैठे, वो ये करता था कि भारत के प्रोडक्ट खादी के बनते थे, थोड़ा महंगे होते थे और अच्छी क्वालिटी के होते थे, और उनके प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बन के आ रहे थे वो सस्ते आ रहे थे, और उन पे उनको चाहते थे कि भाई इंडिया में उसको बिकवाओ कैसे भी, इंडिया को तो भाई डंपिंग ग्राउंड बनाओ, इंडिया को भाई सस्ते दामों में बेचे जाए, जिससे इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से भारत हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो, जैसे भारत का प्रोडक्ट 100 रुपए का है और उनका प्रोडक्ट कितने का है, उनका प्रोडक्ट 50 का है, तो वो क्या करते हैं, भारत में 50 का ही लेके आते हैं, या 55 का लेके आते हैं, 50 का हो या जो भी टैक्स लाएंगे तो 55 का हो जाएगा। अब कहाँ 100 कहाँ 55, मैं तो 55 वाला ही लूंगा भाई, मैं इतना देश प्रेमी नहीं हूं। तो उनको तो ये पता था ऐसे बहुत सारे हैं, और अल्टीमेटली इसीलिए गांधी जी ने बोला था ना कि हमें बाहरी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको हमें बाइकआउट करना है नॉन कॉपरेशन के टाइम पे, और आगे हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स सिविल डिसोबीडियंस में भी उन्होंने यही बातें बोली थी। होपफुली आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप आराम से इसको पढ़िए। ओके, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, भारत उनका एक मार्केट बन गया था, रॉ मटेरियल वो भारत से लेते थे सस्ते दामों में, ठीक है, और भारत को उन्होंने किसी तरह से इंडस्ट्री डेवलप होने नहीं दी। ठीक है, तो ये सब बातें ऑलरेडी आपको समझाया मैंने, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड को रिसीव होता था, मिलता था। चलिए, देर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों भाई, क्यों ऐसा नहीं हुआ था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ऑफकोर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लैंड में फोकस किया जा रहा था कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड ऑल, ये बिल्कुल था, लेकिन मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन अभी भी उस लेवल पे नहीं है। स्कैरसिटी तो नहीं थी हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज की अभी भी नहीं है, फॉरेन कैपिटल की कोई कमी नहीं थी, हमारे यहाँ पे बहुत अमीर थे। हैवी इंडस्ट्री की यस ऑब्सेंस था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री उन्होंने लगवाया ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं लगवाया? बिकॉज उन्होंने फोकस किस पे किया? इन्वेस्टमेंट इन लैंड के ऊपर। हमारे यहाँ पे आज भी देखिए लैंड पे अभी भी कल्चर है कि लोग लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपने देखा होगा, ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखो, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली क्या थी, वो हमेशा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ही फेवर करती थी। भारत को रॉ मटेरियल का सोर्स बना लो, और भारत में जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आ रहा है उसको डंप करो, लोग लेंगे ही लेंगे, लोग सस्ते भाव में लेंगे यहाँ पे, और सस्ते भाव में बेचो। कैसे सस्ते भाव में बेचा जाएगा? क्योंकि उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दोगे तो बिकेगा ही बिकेगा वो। ठीक है, तो फुली आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे अभी। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी एज सच उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं था लोगों की साइड से भी, जो भी था, लेकिन इतना हैवी टैक्स उन्हें देना पड़ता था कि अवॉइड करते थे वो लोग भी। ठीक है, चलिए, और हमारे यहाँ पे जो जमींदारी प्रथा चालू हो गई थी, तो भाई ऐसा था कि जमीन में इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। ओके, और भाई ब्रिटिश इंडस्ट्री से कंपटीशन करना डिफिकल्ट था अपने आप में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो हाथों से काम चल रहा है उस पर। ठीक है, छोटे मोटे मशीन्स हैं उससे काम चल रहा है। वही ब्रिटिश प्रोडक्ट जो फॉरेन में बन के आ रहा है, जो उसमें हैवी इंडस्ट्री यूज हुई है, दबा के, मतलब मास प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कॉम्पीट करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेपल कमोडिटी of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century। तो कौन सा प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करते थे भारत से? सबसे पहले ओपीएम तो पता ही होना चाहिए आपको, ओपीएम उनको चाहिए था, ओपीएम के लिए तो वॉर लड़ रखी है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या चाहिए था? सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर, इसके लिए एक रिवॉल्ट हुआ है, आपको नाम बता देता हूं मैं, बिहार वाले जानते होंगे, नोनिया रिवॉल्ट। नोनिया रिवॉल्ट हुआ है 1763 से लेके 1800 के बीच का पूरा टाइम फ्रेम है, मतलब लंबा चला है। ठीक है, ओके, तो एक्चुअली बिहार एक्सपेक्ट में पूछा भी जाता है कभी कभी नोनिया रिवॉल्ट कहाँ हुआ है, तो आप पता रखिए। नोनिया रिवॉल्ट बेसिकली सॉल्ट पीटर के लिए हुआ है। सॉल्ट पीटर जो था वो गन के लिए यूज, KMNO4,
केमेराफोर, इसको क्या बोलते हैं, सूरा कहते हैं या क्या कुछ तो भी हिंदी में नाम है इसका, ठीक है। तो गन बनाने मतलब गन पाउडर, इसको कैसे गन पाउडर बोल सकते हैं, इस बनाने के काम आता था, ठीक है। तो देखिए सॉल्टपीटर कहाँ पे है, ये देखिए सॉल्टपीटर है ना यहाँ पे, ओपीएम है यहाँ पे, कॉटन, ठीक है। तो ये बेसिक उनके नीड्स थे, ओके। देखिए सॉल्टपीटर, ओपीएम, शुगर वगैरह छोड़ती है, बट मेनली यहाँ पे कॉटन तो चाहिए था, कॉटन तो हमने देखा ही था, ठीक है। हम सब जानते हैं कॉटन के बारे में, कॉटन किस लेवल पे हमारे यहाँ से निर्यात हुआ है, आयात के निर्यात, भेजने को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, आयात के निर्यात बोलते हैं, आयात या निर्यात, देखना आप लोग, ठीक है। तो आयात मतलब आना होगा, निर्यात मतलब जाना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और उनके फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आते थे, उसको इंपोर्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको पढ़ सकते हैं, ओके। हु इंट्रोड्यूस्ड इस्तेमरारी सेटलमेंट, अब देखो ये तो एक कॉर्नवालिस का ही काम है। अब ये जो नाम है ना यहाँ पे इस्तेमरारी, ठीक है, ये अलग अलग नाम है, आपको परमानेंट सेटलमेंट का ही नाम है बेसिकली, ठीक है, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था परमानेंट सेटलमेंट। देखो परमानेंट सेटलमेंट का एक बेसिक फीचर बताता हूँ, ये जमीन है, ये मेरी जमीन है, XYZ हूँ मैं, ठीक है, अभी तक मेरी जमीन थी, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के बाद ये जमीन मेरे हाथों में नहीं रही। अब ये जमीन का मालिक कौन हो गया, जमींदार हो गया। मैं वहाँ पे एक तरह से बस काम करने वाला एक पीजेंट हो गया, बस पीजेंट भी नहीं बोलना चाहिए, मेरा नाम लेबर हो गया मैं वहाँ पे बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उगाऊंगा, ठीक है, फसल उसल सब काम करूंगा, अपनी ज़मीन मान के तो करूंगा नहीं, मतलब करूंगा बस जिससे मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो मेहनताना मिल जाए, कुछ तो काम यहाँ पे मेरा चल जाए, ठीक है। इस पर मुझे 11/11 का टैक्स देना है, मतलब जो भी, मतलब बेसिकली 11/11 का नहीं ठीक है, जो भी यहाँ पे टैक्स दे रहा हूँ मैं, जो भी इसके ऊपर रेवेन्यू जा रहा है मेरा, कुछ तो भी 40% शेयर था, आई थिंक 40% था इसका, तो उसका 10/11 किसके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा, स्टेट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 1/11 किसके पास रहेगा, जमींदार के पास रहेगा। और ये जो इसकी जमींदारी है वो भी फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही जमींदार रहेगा, वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर इसने पेमेंट पे नहीं किया टाइम पे तो उसकी जिम्मेदारी अगले दिन नीलाम कर दी जाएगी, और नीलाम करने के बाद क्या होगा, ऐसा देखो नीलाम भी होती नहीं थी, ये लोग क्या करते थे, जमींदार इतने चालाक थे, अपने ही किसी बंदे को खड़ा कर देते थे कि भाई तू ले ले, जैसे होता है ना अभी भी पॉलिटिक्स में कि चलो मैं तो पीछे बैठ जाता हूँ और तू आगे खड़े हो जा, तेरे को जितवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी महाराष्ट्र में जो भी अजित पवार जी की डेथ हुई तो उनकी वाइफ को सजा सामने खड़ा कर दिया गया, ऐसा किसी और को भी किया जा सकता था लेकिन नहीं, तो बेसिकली पहले से चला आ रहा है, ओके ओके। पार्ट ऑफ बनारस सीजन में हुआ था। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर्टीयर ऑफ द लैंड, मतलब मालिक बना दिया गया, मालिकाना हक उनको दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए हाँ ये देखो पढ़ लो पूरा आराम से, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा रखा है बट फिर भी देख लो। 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बार बार इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कब हुआ था, ठीक है। जमींदार को लैंड ओनर बना दिया गया उसको भाई लैंड रेवेन्यू टाइम पे देना पड़ता था, फिक्स था एक तरह से, ठीक है। जमींदार को ट्रांसफर और सेल देयर प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब किसी और को देते थे, इसको बोलते हैं हम एब्सेंटिज्म जमींदारी, क्योंकि वो क्या करते थे, किसी और को देके निकल जाते थे, मतलब किसी और को देते नहीं थे, किसी और को देते थे भाई थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, कि तू उससे कमा, मेरे को भी कुछ प्रॉफिट दे, तो जमींदार अपने एरिया में रुकता ही नहीं था, जमींदार शहर में रहता था, ओके। और उसके बदले कोई और क्या बोलते हैं वसूली कर रहा है। इफ जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम, हिज स्टेट या उसकी प्रॉपर्टी जो भी है उसको नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि ये जो जमींदार थे दे बिकम द सपोर्टर्स, लॉयल सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल। और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 का रिवॉल्ट, छोटे छोटे जमींदारों ने तो रिवॉल्ट में पार्ट लिया था लेकिन बड़े बड़े जमींदारों ने नहीं लिया था। और ऐसा बोलना है एक कि जो कुंवर सिंह थे, जो बिहार के थे, राजा कुंवर सिंह, वो भी एक जमींदारी थे, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी नीलाम हो गई थी, ले ली गई थी, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नहीं तो क्या पता वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब उन्होंने तो किया था तो हम उसके ऊपर अब क्या बात करेंगे, बट यस 1857 का रिवॉल्ट एक फ्यूडल कैरेक्टर था। फ्यूडल कैरेक्टर मतलब क्या था कि उन जमींदारों ने पार्टिसिपेट किया था जिनकी जमींदारी चली गई थी, या उन राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था जो परेशान थे, सबने नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके बेटे को, जो गोद लिया हुआ बेटा था, उसको राजगद्दी नहीं दी गई थी, ठीक है। अपने जो बिट्ठूर के वो थे
पेशवा थे, पेशवा जो बिट्टू में रह रहे थे, नाना साहब, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो गई थी। वाजिद अली शाह की वाइफ ने पार्टिसिपेट किया था। हजरत महल ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उनकी क्या बोलते हैं उसे, और उनको जो अवध था वो भी माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कैप्चर कर लिया था। तो अब देखेंगे कि मेजर उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, ठीक है। भले उनसे इंस्पायर होकर बाकी लोगों ने किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली फ्यूडल कैरेक्टर था, सबका अपना अपना एम था यहाँ पे। ओके, चलिए, ये सब इनके नाम है, मालगुजारी सेटलमेंट, जागीरदारी सेटलमेंट, सब परमानेंट सेटलमेंट के ही नाम है एक तरह से, ठीक है। ये तो ऑलरेडी बहुत बार चर्चा में हम कर चुके हैं। अभी पिछले वाले वीडियो में थॉमस मुनरो का नाम आ चुका था रोतवारी सिस्टम से रिलेटेड। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मलवारी में, यहाँ पे हॉट मैकेंजी एंड मैटिनबर्ड। चलिए, परमानेंट सेटलमेंट किसने किया है? कॉर्नवालिस। अब देखो कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया, ठीक है। अब इसके ऊपर अब ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी वही बार बार है, मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एटलीस्ट आप बार बार अगर देखें उसको तो दिमाग में बैठ जाए। मेरा तरीका यही करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन को अगर 10 बार देख लिया ना एक ही पेपर में, ऐसे कैसे नहीं याद होगा? 10 बार पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। सो अगर 10 बार पढ़ोगे तो दिमाग को ऐसे ही बैठ जाएगा। हम क्या करते हैं, अरे एक बार पढ़ लिया ना, क्यों पढ़ना? मैं ऐसे नहीं करता, एक बार क्या 2 बार पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं याद होता, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम में वही चाहिए। हाँ, वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस हुआ था। पिछले वीडियोस आप देखिए जाके, जो मैंने एक 3 घंटे का भी अपलोड कर दिया सबको मर्ज करके, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग वीडियो देखने के शौकीन है ना तो भी देख लीजिए, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ सती बेंटिक के टाइम पे हुआ था। डलहौजी के टाइम पे डॉक्टर ऑफ लैप्स आ रखा है, ऑलरेडी सब चर्चा हमारी हो चुकी है इसके ऊपर। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे, अच्छा किसको उसने बना दिया, मतलब लैंडलॉर्ड था ना, लैंडलॉर्ड को उन्होंने मालिक बना दिया, ठीक है। जमींदार को उन्होंने मालिक बना दिया। आगे बढ़ते हैं, वही तो है यहाँ पे, वो सब वही तो है एक तरह से। जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, रोहित, ठीक है। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद जमींदार, और क्या, नाम बदल दिया बस। देखो बीपीएससी ने क्या किया, कॉपी पेस्ट तो किया है। बीपीएससी हैज ओनली कॉपी पेस्टेड द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द यूपीपीएससी इन द ईयर, सॉरी एमपीपीएससी 1990 में। इन्होंने कब कॉपी पेस्ट किया है देख लीजिए आप, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत, 2011 में। तो दे ओनली कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी देखो एरिया देख लो, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रोतवारी सिस्टम मद्रास एंड पार्ट ऑफ बॉम्बे, और ये भी पार्ट ऑफ बनारस बोल सकते हो यहाँ पे, ये पार्ट ऑफ बनारस, पार्ट ऑफ बनारस में भी यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। महलवारी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, इवन सब पार्ट ऑफ बंगाल में भी हुआ था, आपको झूठ नहीं बोलो, सम पार्ट ऑफ बंगाल इज ऑल्सो अफेक्टेड विद दैट, ठीक है। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस परमानेंट कॉर्नवालिस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ये सब आराम से पढ़िए। परमानेंट सेटलमेंट 1793, अब इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, ये आप आराम से देखते रहिए इसको। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन was visible after the introduction of the land settlement, मतलब बहुत ज़्यादा लिटिगेशन, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, ठीक है। द रीज़न फॉर क्या, रीज़न क्या था इसके पीछे? देखो रीज़न बहुत सारे थे इसके पीछे। तो पहला तो था कि जमींदार किसी से डरते उड़ते नहीं थे, भाई तुम जाके केस कर लो, जो करना है कर लो, बिकॉज दे वर लॉयल। कोर्ट भी ब्रिटेन की थी, सब कुछ ब्रिटेन का ही था, तो कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवर नहीं, तो कोई मतलब नहीं था। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशिएंट, अरे काय का। तो जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर था, ठीक है। जमींदार एक तरह से मालिक बन गया था इसका, और जो जिनकी खुद की जमीन है वो एक तरह से वहां पे नौकर बन गए थे, लेबर बन गए थे, ठीक है। ये भी वन ऑफ द रीजन है। इन्होंने क्या नॉन ऑफ द वो दिया है, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पे ए वाले के साथ सपोर्ट करूंगा, ए वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर मेरी जमीन चली जाएगी तो मैं तो कंप्लेन करूंगा ही करूंगा, बट इन्होंने भाई ये सब देखो, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड राइट, रेंट, रेवेन्यू। तो पहले वाले का भी तो वही मतलब था, जमींदार को अपने पोजीशन स्ट्रॉन्गर कर दिया, जमींदार को आपने जमीन दे दी और मालिकाना हक दे दिया उसको, तो जो पीजेंट्स हैं, जो रोए थे, वो तो करेंगे ही ना। चलो ठीक है, जो भी है, मैं भी वही बताना चाहता था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोप्रिएटर एंड वर गिवन ट्रांसफरेबल राइट ओवर द स्टेट एट द सेम टाइम। देखो एक तरह से ये हो गया था, डिस्प्यूट ओवर रेंट, पोजेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, तो एक तरह से पहला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट अभी भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास, लेकिन वो पट्टा इशू नहीं करते थे। पट्टा मतलब एक तरह से क्लियर बताना कि भाई कितनी किसकी जमीन है, कितना किसका पार्ट है, सब बताना होता है, लेकिन जमींदार इशू नहीं करते थे। उनको किसी से डर ही नहीं था, दे हार्डली केयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। देयर वाज नो ऑफिशियल चेकअप ऑन द जमींदार, जमींदार कर क्या रहा है, इसीलिए एक्चुअली फेल हो गया था जमींदारी सिस्टम। बोलने की बात है, बट एक्चुअली इट वाज अ फेल सिस्टम,
फेल्ड सिस्टम। चलिए, ओके। द पट्टा वॉज अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द टर्म ऑफ टेनेंसी, आपको कितने टाइम के लिए जमीन पे आप काम करेंगे, ठीक है। ओके, इंक्लूडिंग द डिटेल्स सच एज द लैंड हेल्ड बाय द कल्टीवेटर, किसकी जमीन थी ये पहले, कितना रेंट देना है, क्या होगा कंडीशन, ये सब चीजें बताना होता था उस पट्टा के अंदर। एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो, लेकिन इशू नहीं करते थे वो लोग, तो भाई क्या करेंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफिशियल सुपरविजन नहीं था, सब कुछ उन्हें मतलब ही नहीं था, इसलिए हमें देखने को मिलता है फेमाइन क्यों आती थी। व्हाट वाज द रीजन ऑफ फेमाइन, अब खुद सोच के देखिए। क्योंकि जो जमीन है ये लैंड मास है, जो एक फार्मर है उसको पता है कि यार ये जमीन मेरी तो है नहीं, तो उसके ऊपर कुछ पैसे वैसे लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, जो चल रहा है चलने दो। जमींदार के पास अपना कुछ फिक्स नहीं है, उसकी अगले दिन उसका बोरिया बिस्तर बांध के उसे हटा दिया जाएगा अगर उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो जमीन तो किसी की नहीं रही ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ कर नहीं रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या बोलना है, जो 1/11 जो जमींदार के पास है उसमें से करे वो, तो जमींदार कहाँ करने वाला है, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। सो व्हाट आई वांट टू से कि जमीन इनफर्टाइल हो जाती थी, बैरन हो जाती थी, और उसके ऊपर ढंग से कुछ काम नहीं होता था, एंड इसलिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो रही। कुछ उसमें मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ ढंग से इरिगेशन फर्टिलाइजेशन का कोई काम चालू नहीं किया, एंड हमें देखने को मिलता है कि अभी तक हम उसका ना भुगतान कर रहे हैं, अभी तक हम उसका भुगतान कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेटलमेंट का। अब अगर नॉर्थ में जाके देखिए अभी तक उसका ही भुगतान चल रहा है वो, ठीक है। इतना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ा है परमानेंट सेटलमेंट का बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, आज तक चल रहा है वो, ठीक है। पीढ़ियाँ उससे परेशान है, बोलने की बात है, बट आप एक बार देखिए जाके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट, कौन सी बात यहाँ पे सही है। द जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ ओनरशिप, जमींदार क्यों डिप्राइव्ड होगा यार, जमींदार तो ओनर बन गया है यहाँ पे पीजेंट्स डिप्राइव्ड हो गए थे। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार। लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, ये तो सही बात है यहाँ पे, सबसे बात तो यही सही है यहाँ पे, उसको ही कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, फिक्स कर दिया, 40% फिक्स किया था वैसे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो वही है वैसे। अच्छा, क्या नॉट करेक्ट बोला था, क्या बोला था, करेक्ट बोला था, तो सही है, लैंड रेवेन्यू उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था। सॉरी दिस आंसर इज रॉन्ग, ये गलत दिया इन्होंने, ठीक है। बिकॉज लैंड ओनरशिप हेरिडेटरी नहीं की थी, हेरिडेटरी कैसे कर सकते हैं वो लोग, देखो ना यहाँ पे लैंड ओनरशिप वॉज नॉट हेरिडेटरी, और उसको ट्रांसफर कर सकता है, अरे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, मतलब एक तरह से लैंड रेवेन्यू उन्हें फिक्स आने लगेगा, हर महीने आने लगेगा, इतना आना चाहिए हमें। ये बेसिकली इट्स वन ऑफ द टेक्टिक्स यूज बाय द कर्नवालिस, क्योंकि कर्नवालिस को ऐसा सिस्टम देखना था जिससे मुझे पैसा आने का एक फिक्स सोर्स मिल जाए, तो कर्नवालिस ने इसको इजाद किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास हुआ था, तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पास हुआ था, ठीक है, ओके। एंड ये तो वही है एक तरह से क्या बोलते हैं, जिससे कि टेनेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, पर्पस वही था यहाँ पे, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट सॉट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द जमींदार एंड द टेनेंट्स, क्योंकि टाइम पे टेनेंट्स रिवॉल्ट करते थे, जब हम पीजेंट्स रिवॉल्ट देखेंगे तो इस बात को हम समझेंगे भी, ठीक है, ओके। सो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, तो ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट। आपको एक पाबना रिवॉल्ट पढ़ना है, पाबना रिवॉल्ट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ था पाबना रिवॉल्ट, पढ़िए उसको, ठीक है। रीड अबाउट द पाबना रिवॉल्ट, यू विल कम टू नो कि बंगाल टेनेंसी एक्ट क्यों पास हुआ था, उसी के बैकग्राउंड में पास हुआ है वो, ठीक है। क्योंकि पाबना रिवॉल्ट आपको देखने को मिलता है 1875 के आसपास आपको देखने को मिलता है, और उसका इंपैक्ट, वन ऑफ द इंपैक्ट था बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, ठीक है। इसको आप पढ़ें, ओके। Who among the following were associated with the introduction of रोतवारी, रोतवारी में कौन है, रीड और मुनरो। कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट से डील करता है, ओके। और रोतवारी में क्या था कि जो रोहित था, रोहित के पास अपनी ओनरशिप थी उसकी, वो अपने जमीन का रेवेन्यू सरकार को डायरेक्टली देता था, जितना भी था वो डायरेक्टली देता था, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिए। तो रोहित वर द ओनर्स, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। चलिए, वही यहाँ पे कल्टीवेटर बोलिए, रोहित बोलिए, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड ने कौन से एरिया में किया था, इन द बरहमल रीजन, ओके। एंड थॉमस मुनरो बीइंग द गवर्नर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, उन्होंने पर्टिकुलरली मद्रास, पार्ट ऑफ बॉम्बे, इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इन द 1820। उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल में कौन था,
लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल इन बंगाल। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ सकते हैं, ये तो आराम से यार, अब तो मतलब पार्ट ऑफ बॉम्बे मद्रास इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट के लिए बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था। ठीक है, चलिए रुतवारी सिस्टम, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब तो 2-3 क्वेश्चन अगर इससे आएंगे तो अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो 1820। ठीक है, बिहार का उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। क्यों पूछ रहा हूं मैं बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल वाज कंसिडर्ड सुपीरियर एज कंपेयर टू बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब ऐसा एक्ट के हिसाब से था। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ था, बंगाल में और रोतवारी मद्रास में। चलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, आगे बढ़िए। थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो कहाँ है भैया, कौन सा रोतवारी। ठीक है, बेसिक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रियड बरहमल रीजन, ओके। मेन फीचर वही देखिए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड रोहित, मतलब रोहित डायरेक्टली सरकार को पेमेंट कर रहा है अपनी रेवेन्यू, कोई जमींदार, कोई बिचौलिया नहीं है यहाँ पे। इंटरमीडियरी का मतलब बिचौलिया, कोई बिचौलिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रोहित अपना खुद का मालिकाना हक है, खुद का मालिक है अपना। ओके, रेवेन्यू प्रॉपर पीरियोडिकली एसेस होता था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, फॉल्स असेसमेंट होती थी बहुत सारी। ठीक है, रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई थी, 50% के अराउंड कुछ थी। ठीक है, और RM बोर्ड और हॉल्ट मैकेंजी तो मालवारी से है। बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि याद हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार मेरे नोट्स में बार बार इतना रिपीटेशन आप देखेंगे ना कि मेरे को खुद लगता है कि क्यों डाल रहा हूं, बट लगता है डालो डालो, जितना डालना डालो, बार बार आएगा, बार बार पढ़ेंगे, बार बार कुछ तो देखेंगे। इसलिए मैं मेरे वही तरीका है कि एक बार जब PYQs करें तो PYQ अगली बार फिर देखते ही लर्न हो जाए, देखते मतलब ऐसा लगा रहे तो सब आता है अपने को। ये मैं फॉलो हमेशा करता रहा हूँ। ठीक है, ये बचपन से करता रहा हूँ, रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि मतलब दिमाग में ऐसा है परमानेंट। ब्रिटिश सिस्टम रोतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन किस कहाँ पे था, साउथ इंडिया में था, ये तो पता ही है आपको, साउथ इंडिया में था। मद्रास प्रेसिडेंसी, ओके। सम अदर एरिया, जैसे कुर्ग वाले एरिया में था, कुर्ग। ठीक है, इवन सम पार्ट ऑफ असम में भी था, लेकिन ठीक है उतना आपने को नहीं जाना है। ओके, ये तो अगेन टेबल देखो, आपके लिए टेबल दे दिया, आराम से पढ़ो इसको। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू, ऑफ कोर्स उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बिहार में लाया था, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। ओके, मद्रास में उन्होंने ये लाया था, कौन सा सिस्टम था, बोलते बोलते भूल जाते हैं यार, इतना बोलते हैं ना भूल जाते, कहाँ लाया, मद्रास में रोतवारी लाया था। ठीक है, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लास, हाँ डिफरेंट क्लासेस, बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हुए उसकी वजह से। जमींदारी क्लास क्रिएट हुई, यहाँ पे जमींदारी क्लास क्रिएट होती है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। आज तक है वो क्लास, आज तक वो क्लास है, आज तक वो क्लास। आपने इसके बारे में अगर समझना है तो जो अमरीश पुरी की पुरानी पिक्चरें देखते हैं ना आप, जिसमें वो जमींदार बनता है। ठीक है, बहुत सारी पिक्चरें आपने रील्स में भी देखी होंगी, मतलब आती रहती हैं। ठीक है, जमींदारों का रोल बहुत किया उन्होंने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे, तो क्यों समझ नहीं रहे आप, जमींदारी क्लास क्रिएट हो गया वहां से। यहाँ पे अब देखो साउथ में क्या हो गया कि साउथ में जो ट्रेडर्स थे उनको ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि लोन देते थे वो लोग, क्योंकि जमीन का टैक्स बहुत हाई था, जमीन का लिटरली बहुत टैक्स हाई हुआ करता था। ठीक है, 50% के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था। इतना टैक्स तो आदमी देके तो खाएगा क्या। ठीक है, तो अलग अलग क्लास क्रिएट हुआ यहाँ पे। अच्छा लेकिन अच्छा, तो हाँ बात सही है वैसे, दैट वाज अ मेजर रीजन, तो रीजन भी सही है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओके, तो दोनों चीज, ये देखो अगेन वही है, पढ़िए इसको आराम से। विलेज एज ए यूनिट, एक मालवारी सिस्टम में जो विलेज था पूरा, उसको एज ए यूनिट माना जाता था। ठीक है, एज ए यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट का पास हुआ था, ये पास हुआ था कर्जन के टाइम पे। किधर गया कर्जन, 1900 में पास हुआ था। ठीक है, ठीक है, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कभी कभी डायरेक्टली पूछेंगे किसके टाइम पे पास हुआ था। सो इट वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कर्जन भाई साहब के टाइम पे इसको पास किया गया था। ठीक है, तो पर्पस वही था, एग्रीकल्चर लैंड को मतलब क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट किया जाए ट्रांसफर होने से। दैट वाज अ मेजर पर्पस दैट दे वांट टू लुक इनटू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टी कंपनी कब बनी थी, आई थिंक 1940 में बनी थी, एक बार देखते हैं, 1939 में बनी थी। ठीक है, 1939 में बनी थी। असम कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 1839 इन इंग्लैंड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। ठीक है, ओके चलिए, और तो कुछ नहीं है। कंपनी हेडक्वार्टर कहाँ था, नजीरा में था, असम में। ओल्डेस्ट टी कंपनी ऑफ असम, आई थिंक अभी भी है क्या, एक्टिव है। ठीक है, चलिए। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ मालवारी, अब तो पढ़ते आए हैं, अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है मालवारी में पढ़ने के लिए। कौन है,
कॉर्नवालिस होगा, नहीं होगा। मैकेंजी नहीं होगा। हेस्टिंग, हेस्टिंग क्यों होगा? हेस्टिंग हो सकता है वैसे, एक बार सोच सकते हैं, बट नॉन ऑफ द वो की है। अरे यार हॉल्ट मैकेंजी है ना, ये होता है जब एक ही चीज बार बार पढ़ लो तो ब्रेन फॉग भी होने लगता है। देखो मैकेंजी था, मैकेंजी देखो सामने आंसर दिया, मैं उसको उसी को पहले गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है, माफ करिए, बोलते बोलते हो जाता। आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक बार 50 मिनट लगातार बोलिए, आपको होने लगेगा ये चीज। चलिए ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी देखो 1882 में 1822 में किया था, ओके, जहाँ पे पूरा विलेज को एज अ यूनिट ट्रीट किया जाता था, ओके। एंड अनलाइक परमानेंट सेटलमेंट, द रेवेन्यू अंडर द महलवारी सिस्टम वाज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, इट वाज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिवीजन, ओके। चलिए, कितने परसेंट सेंट्रल रेवेन्यू मिलिट्री के ऊपर इन्फोर्स होता था? 40%, ठीक है। ये तो यार कोई मतलब नहीं है वैसे इसका, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। Which of the following statement correctly define the term drain theory as propounded by दादा भाई नौरोजी? आराम से इसको पढ़िए, लेकिन आपको सिर्फ समझा देता हूं कि ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या था। उनका ड्रेन थ्योरी का मतलब ये था कि भारत से पैसा जो जा रहा है वो भारत के लिए यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम ब्रिटेन में भी पैसा भेजें तो अगर हमारे काम में यूज हो तो हम मान लें, लेकिन हमारे काम के लिए यूज नहीं हो रहा, हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा। ऐसा भी हो कि ब्रिटेन से मशीनरी बड़ी बड़ी आए इंडिया में लगे तो हम माने कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वैसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन भारत को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देखिए, द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल बेनिफिट, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा उसका, ये मतलब था उनका मेनली, ठीक है, ओके। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, इनके बारे में प्लीज मैंने पूरा समझाया है, आप एक अलग से वीडियो बनाई है दादा भाई नौरोजी के ऊपर, प्लीज वॉच करिए उससे, ठीक है। ये होगी ना, ये होम जो चार्जेस है ना, ये सब ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में ही देख लिया था, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट जो भी है, ये सब चीज़ें ड्रेन में उन्होंने बताया। उनकी किताब है 1901 में किताब छपी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया, कौन है? तीनों हैं, तीनों लोग हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल है, जे सुब्रमण्यम अय्यर की आई थिंक एसे है, मतलब एसे ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर एसे लिखा है उन्होंने, मतलब बेसिकली किताब का नाम है वो। आरसी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आरसी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? आरसी दत्त की है, ठीक है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने भी अपने राइटिंग्स के थ्रू मतलब बताया है। रनाडे साहब है जिन्होंने, मतलब ये तो रनाडे साहब के ऊपर तो अलग से वीडियो जो मैंने बनाया उसमें बताया था मैंने, ठीक है। गोखले साहब हैं, गोखले साहब ने वेल्बी कमीशन के सामने अपना एविडेंस भी दिया था। वेल्बी कमीशन कब आया था? अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा, वेल्बी कमीशन आया था 1895 में, ठीक है। किस लिए आया था? फाइनेंशियल स्टेटस पता करने के लिए आया था कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें के लिए आया था, ठीक है। Who among the following leader did not believe in drain? सर सैयद अहमद खान, उनको तो वो तो ब्रिटिशर्स के वो थे, फैन थे, उनका मानना था ऐसे कोई ड्रेन आउट थ्योरी है ही नहीं, ये सब फालतू है। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि वही होंगे सर सैयद अहमद खान। उनको सर की उपाधि क्यों मिली है? सोच के देखो, ब्रिटिशर्स के फेवर जो करते हैं उनको मेनली सर की उपाधि मिल जाती है, ठीक है। मतलब मेनली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये आ जाता है, मैं टैगोर के बारे में अगर बोल देता हूँ तो टैगोर अपने आप में कवि थे, उनको भी नाइटहुड मिला हुआ था। सर रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो वापस कर दिया था जलियांवाला बाग के बाद, ठीक है, उन्होंने लिखा है भारत भाग्य विधाता, जो उसको हमने अपना पोएम वो राष्ट्रगान बनाया। कॉन्ट्रोवर्शियल तो भी थोड़ा, क्योंकि वो किंग जॉर्ज 5 के लिए गाया गया था। चलिए कोई बात नहीं। इन विच ईयर, कौन से ईयर? 1901 में, मैंने पहले ही बता दिया 1901 में पब्लिश हुई थी। वही सब बातें हैं, प्लीज इसको पढ़िए, ठीक है। देखो अभी किताबें, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त, अनहैप्पी इंडिया, ये भी एग्जाम में आ चुका है, लाला लाजपत राय, एग्जाम में काफी बार आया है। अनहैप्पी इंडिया किसकी लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका? इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जागरूक किया है, बिल्कुल किया है। हमें बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बताया है। उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया, नहीं किया, उनका काम नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल लेवल, इन्होंने सोसाइटी लेवल पे, मतलब सोशल लेवल पे काम ना करके एक तरह से पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे काम किया है, ठीक है।
ये आपको बता दूं। मैक्सिमम टाइम उन्होंने मतलब पॉलिटिकली एजुकेट करने के लिए, इवन ही वाज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, फ्रॉम द 1892 से 1895 के बीच में मेंबर थे, फ्रॉम लिबरल पार्टी, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल फिन्सबरी, ठीक है। चलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, हु कॉन्स्टिट्यूटेड ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसगस्टिंग इन इंडिया? कार्ल मार्क्स। ये बात कार्ल मार्क्स ने बोली। कार्ल मार्क्स भी ये बात को पढ़ते थे, देख रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। औरंग क्या था? औरंग ये तो मतलब एक्चुअली आईएएस का क्वेश्चन है वैसे। औरंग इंचार्ज ऑफ, नहीं, औरंग इज नॉट इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। मर्सीदार, यस ये बात सही है, मर्सीदार तो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर था। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है। आईएएस के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल ताल्लुकात होते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 सही है। औरंग एक स्टोरेज हाउस था, जहाँ पे, स्टोरेज हाउस मतलब कैसा बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे ये रखे जाते हैं, हथियार उथियार सब रखे जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं औरंग। वेयर हाउस, स्टोर हाउस और डेपो, पर्टिकुलरली वेयर गुड्स आर कलेक्टेड, स्टोर बिफोर बीइंग सोल्ड, ठीक है। चलिए बाकी तो आप पढ़िए इसको। मर्सीदार कहाँ था? हेरिडिटरी राइट ओवर लैंड, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट हमारे मतलब भारत में क्या हुआ ऐसा ब्रिटिश रूल के टाइम पे? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्जांपल बताऊं, कॉटन, ओपीएम, इंडिगो, ठीक है, ये सब है ना यहाँ पे। कैश क्रॉप पे फोकस हो गया, ऐसा हो गया था, ब्रिटिशर्स ने करवा दिया था। कॉटन, इंडिगो, ओपीएम, जूट, चाय तो आज भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। ये आप आराम से पढ़िए, इसको आपको मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ। और इस तरह से हमने इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पूरा कवर कर लिया, मोटा मोटा कि हमने देख लो एक तरह से। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं कि परमानेंट सेटलमेंट का कितना एरिया भारत में था, रोतवारी सिस्टम का कितना एरिया भारत में था, और महलवारी का कितना एरिया भारत में था, और सबसे ज्यादा किसका था, ठीक है। वैसे मैंने सर्कल कर दिया है, लेकिन आप पता करिए, ये आपके लिए है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है, इसलिए नहीं डाला है कि आपको आखिरी में मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। सो प्लीज आप अगर वीडियो अंत तक देखें तो इसको पता करें और बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।